तो स्वागत है आप सभी का एसएससी की क्लास में। तो देखिए आज हमारा फर्स्ट क्लास है। एसएससी का हमारा जो है वह फर्स्ट क्लास है और जिसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके पिछले साल के क्वेश्चन पर आधारित होगा, प्रीवियस ईयर पर। तो चलिए आपका एसएससी सीजीएल और आपके एसएससी सीजीएचएल या में सब में काम करेगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला वायसराय कौन था। तो देखिए भारत का पहला वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग था। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग आपका वायसराय कब बना? तो 1856 में। कब? तो 1856 से लेके 1858 तक ये आपका लॉर्ड क्या था? तो आपका वायसराय था। और इनके कार्यकाल में 1857 का जो क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। और भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड प्रक्रिया सहित 1859 में इनके काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉर्ड कैनिंग करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? अगर बात करें तो यूनानियों को भारत से निकालने की बात तो आपके कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे बढ़िए, देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि रजिया बेगम किसकी बेटी थी। ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में देखिए कह रहा है बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है या रकनुद्दीन है। तो देखिए रजिया सुल्तान जो बेगम किसकी थी? तो इल्तुतमिश की। किसकी? तो इल्तुतमिश की जो आपकी बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इन्होंने 1236 में, कब? तो 1236 ईस्वी में से 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। इल्तुतमिश भारत का एक ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर देखिए बार बार पूछा जाता है कि पहली आपकी जो मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया, तो आपकी कौन थी? तो रजिया बेगम थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में। कब? तो गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में 1913 को अमेरिका में की गई थी। और इसके संस्थापक सोहन सिंह भाकाना। कौन? तो सोहन सिंह भाकाना और करतार सिंह एवं सरभा और लाला हरदयाल सिंह थे। कौन थे? तो लाला हरदयाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके कौन कौन थे इसमें? आपके करतार सिंह भी थे और सरभा और लाला हरदयाल सिंह भी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष गांधी जी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन में से एक था। इसकी प्रारंभ कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 में। कब? तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 में 1930 में हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ साबरमती आश्रम पर नमक बनाकर प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए 9वां नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो देखिए सिंधु घाटी का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो देखिए छठवां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। आगे देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कार माना जाता है। तो देखिए किसे माना जाता है? तो माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का भी जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि भारत क्षेत्र में
भारत क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो भारत में अगर क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो आपके हो जाएंगे कौन कौन से? तो देखिए आपके हो जाएंगे बैरन एवं नाराकोंडम। कौन? तो बैरन एवं नाराकोंडम। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि 9 नंबर कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, यही पूछ रहा है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए यहाँ दे रखा है आपका उड़ीसा दे रखा है ऑप्शन में, त्रिपुरा है, झारखंड है और मिजोरम है। तो देखिए कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है और कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है और देखिए कौन सा है? फिर आपका झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है आपका, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा है और कौन सा है? फिर आपका मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा कहाँ पूछ रहा था कि कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए आपके ओडिशा से। क्या? तो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बाकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखिए 10वां नंबर कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार है। कौन सा? तो तिब्बत का पठार है। यह उत्तर में आपके ढकला माकान राजस्थान से हिमालय पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक बात करें तो 1000 किलोमीटर है। कितनी? कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ तक इसकी है तो 1000 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट तक बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? 11 नंबर पूछ रहा है। तो देखिए चंद्र ग्रहण का कारण, देखिए चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक बीच में और आपकी छाया आ जाती है। क्या? तो चंद्रमा पृथ्वी के ठीक बीच में। तो देखिए आपका हो जाएगा चंद्रमा एवं सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से क्या होता है? तो आपका चंद्र ग्रहण आपका कारण होता है। अब देखिए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में सीधी रेखा में आपके अवस्थित होते हैं। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, सेबी का मुख्य रूप क्या है? सेबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए सेबी क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड। क्या? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड। देखिए 12 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का आपका फुल फॉर्म है। भारत में प्रतिभूति और वित्त निगमन बोर्ड होता है। इसकी स्थापना, अगर सेबी की स्थापना की बात करें तो 1992 में। कब? तो 1992 के तहत अप्रैल 1992 में हुआ था। कब? तो 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके मुंबई में है। कहाँ पे? तो सेबी का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो मुंबई में है, मुंबई में है। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? तो देखिए 13 का जो हो जाएगा, पूंजी प्रधान उद्योग की बात कर रहा है, तो 13 का हो जाएगा आपका इस्पात उद्योग। कौन सा? तो इस्पात उद्योग। आगे देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है, एक मिनट थोड़ा और छोटा कर दें, कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में है योजना आयोग और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो देखिए 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है।
आगे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अनुच्छेद आपका है 51 के क में। किस में? तो भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य का जो आपका वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद आपके 51 के क में। आगे देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि 16 नंबर कह रहा है कि मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारी से संबंधित मामला कौन सा है। तो देखिए मूल अधिकारी से संबंधित अगर बात करें मामले की तो ऑप्शन नंबर ए है कौन सा, गोकलनाथ बनाम पंजाब राय, जो कि आपका 1967 में हुआ था। यही आपका मूल अधिकार संबंधित मामला है। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो आपका राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। कौन? तो राज्यपाल। देखिए संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग आपके 6 में शासन के लिए प्रावधान है जिसमें राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख आपका राज्यपाल होता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्यपाल अपने राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति भी होता है। आगे देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो ध्यान देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके हर तरह के एग्जामों में पूछा जाता है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 1 में आपका जो है जो इंडिया यानी भारत जो है इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये आपके अनुच्छेद 1 में वर्णित है। आगे देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आय कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आय कितनी होती है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसके कब तक वह पद पर बना रहता है। तो देखिए 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष तक। आगे देखिए कह रहा है कि हितोपदेश की रचना किसने की है। हितोपदेश की रचना किसने की है। तो देखिए हितोपदेश की बात करें तो हितोपदेश की रचना नारायण दास पंडित ने की है। किसने? तो नारायण दास पंडित ने किया है और इसकी भाषा संस्कृत थी। इसमें भारतीय जनमानस एवं परिवेश से प्रभावित आपके उपदेशात्मक कथाएं भी आपके सम्मिलित हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। तो देखिए अगर सोने की बात करें तो आपका गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के दिनार कहा जाता था। क्या? तो उस टाइम सिक्कों के क्या कहा जाता है, तो कहा जाता था तो दिनार कहा जाता था। देखिए और गुप्त काल का सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्के का चलन किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और ये आपके किस चलाए? तो आपके गुप्त वंश में। आगे देखिए कह रहा है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासन ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो देखिए मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा, कौन था? तो आपका जहांगीर था। देखिए मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए राज्य के किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपनी फरियाद बादशाह के पास जंजीर से घंटा बजाकर अर्जी करनी पड़ती थी। और देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे 23 नंबर में पूछ रहा है। तो आपके कौन थे? तो आपके बाण थे। कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? तो बाण थे। आगे देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्पना अपनाया गया था।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया था? ऑप्शन में है मुंबई, लाहौर, कोलकाता या मद्रास। देखिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? तो लाहौर में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम कहाँ आपका बताना है। तो देखिए क्रम में आपका दे रखा है झांसी, मेरठ, दिल्ली और बैरकपुर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सर्वप्रथम आपका बैरकपुर में, फिर आपका कहाँ पे? तो मेरठ में, उसके बाद आपका दिल्ली में, उसके बाद झांसी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर में, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है? तो देखिए मध्यकाल में राम भक्ति शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास, क्यों? तो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस तथा दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक की रचनाएं तुलसीदास ने की थी। और एक किस में की थी? तो अवधी भाषा में की थी। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अद्वैतवाद, क्या कह रहा है? अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन में है शंकराचार्य, कबीर, चैतन्य या निम्बकाचार्य। देखिए 27 के देखिए सनातन धर्म के संस्थापक, प्रचारक, जगत गुरु शंकराचार्य कौन? तो जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा वेद के प्रचार तथा अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। इसके एक ओम द्वितीय नास्तिके का श्लोक इसका मूल मंत्र है। आगे देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व का गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो देखिए आपका 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? तो विश्व का जो गहरा गर्त मेरियान ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। आगे देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर कि सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए 29 का जो हो जाएगा आपका सवाना चारागाह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य व दक्षिण भाग के प्रमुख घास का मैदान है। कहाँ पे? तो अफ्रीका महाद्वीप के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर, स्वेज नहर किस को जोड़ती है? स्वेज नहर किस को जोड़ती है? देखिए स्वेज नहर की बात करें तो ये जो है आपकी किसे? तो भूमध्य सागर से और लाल सागर को जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर से लाल सागर को स्वेज नहर आपकी जोड़ती है। 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है? ये जो आपका स्थित है आपके जयपुर में। कहाँ पे? तो जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहाँ है? तो आपका राजस्थान में। आगे देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित किससे थी? तो व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में और विनिवेश से या कर सुधारों से। तो विजय केलकर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित थी? देखिए आपका 32 का हो जाएगा आपके कर सुधारों से। किससे? तो आपके कर सुधारों से विजय केलकर समिति का रिपोर्ट संबंधित थी। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपका आशय क्या है? तो कह रहा है फर्स्ट नंबर में मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ देखिए आपका ऊपर होगा। देखिए और कह रहा है दूसरा नंबर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और देखिए 34 क्या कह रहा है कि
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अगर कोई किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए बने राष्ट्रपति पद का दावेदार कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए 34 का जो हो जाएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा अवरोधित नहीं है, बल्कि पुनर्निर्वाचन का प्रावधान भी दिया गया है। तो कोई सीमा जो आपका निर्धारित नहीं है कि जो राष्ट्रपति आप कितनी भी बार बन सकते हैं, इसका कोई अभी कोई सेवा या कोई लिमिट नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 35 नंबर, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो देखिए अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा ग्राम स्तर पर प्रशासन का स्वप्न तथा स्थानीय स्वशासन की संकल्पना साकार होने हेतु पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ जन्म 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से, कहाँ से? तो राज्य व्यवस्था कहाँ से शुरू किया गया था? तो नागौर ज़िले के राजस्थान से। आगे देखिए 36 क्या कह रहा है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए उनकी नियुक्ति की बात करें अगर राज्यपाल की, तो 36 का हो जाएगा आपका कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? देखिए संपत्ति के अधिकार की बात करें तो मूल अधिकारों के अंतर्गत आपके 7 अधिकारों में से एक संपत्ति कर को आपको हटा दिया गया। कौन से? तो मूल अधिकारों में से 7 अधिकारों में से एक संपत्ति अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है 1978 में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाकर इस विविध अधिकार कर दिया गया है और इसे किस में जोड़ा गया है? तो 300 के में आपका जोड़ा गया है। किसे? तो संपत्ति के अधिकार को। आगे देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वह प्रावधान करता है जिसमें पदाधिकारियों के पद ग्रहण के शपथ आपके प्रारूप दिलाता है। क्या? तो 38 है ना आपका। तो देखिए आपका किसका? तो शपथ ग्रहण दिलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो तीसरी अनुसूची है वह शपथ ग्रहण संबंधित प्रावधान करता है जिसमें मुख्य पदाधिकारियों के पद ग्रहण के शपथ के अलग अलग प्रारूप दिए होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए बराबर होता है क्या है? तो देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का आपका फुल फॉर्म होता है। और डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए डीएनए का प्रमुख कार्य देखें 39 में, तो डीएनए का क्या होता है? तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। किसका? तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। आगे देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में आपका कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अगर किसी व्यक्ति को निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तो आपकी कौन सा दर्पण की आवश्यकता होती है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है कि डायनामो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? डायनामो जो होता है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? तो देखिए डायनामो एक ऐसा यांत्रिक आपकी सुविधा होती है। देखिए डायनामो एक ऐसी यांत्रिक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में संचित किया जाता है। किसमें? यहाँ देखिए आपके यांत्रिक ऊर्जा को आपके विद्युत ऊर्जा में आपका जो है संचित किया जाता है।
आगे देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर कि भारत खंडीय संगीत संस्था लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है। तो देखिए आपका 42 का है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब? तो 2001 में। आगे देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, नेटवर्क पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। तो नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका फ्लॉपी। और देखिए 44 नंबर कह रहा है साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है। साइबर क्राइम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो देखिए 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर और नेटवर्क। तो देखिए बिना कंप्यूटर और नेटवर्क के जो है साइबर क्राइम आपके जो है हैकर, जो आपकी हैकर जिसे कहते हैं, ये आपका नहीं होता है। और देखिए 45 नंबर कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व एड्स दिवस जो आपका है हर साल आपका 1 दिसंबर को, कब? तो हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है कि द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं। देखिए वर्ष 2002 में प्रसिद्ध लेखक अर्थशास्त्री सुरजीत एवं भल्ला, कौन? तो सुरजीत एवं भल्ला द्वारा द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन है, जो कि सोरमेन द्वारा मूलतः लिखी गई पुस्तक है, जिसमें गरीबी, भुखमरी, राज्यों की संकल्पना को व्यक्त करती है। और देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर कि 21 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। तो आपका करंट का क्वेश्चन है। देखिए 47 का हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। और देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि थर्मामीटर की खोज किसने की थी। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक यानी मध्ययुगीन गैलीलियो द्वारा। किसने? तो गैलीलियो द्वारा। कब इसने खोज की थी? तो 1593 में। और देखिए क्या कह रहा है 49 नंबर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका कहाँ पर स्थित है, 49 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए आपका कहाँ पर है, तो देहरादून में। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था। 9वें ब्रिक्स सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था। देखिए 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपके का क्या है, जियामेन में। कहाँ पे? तो आपके जियामेन में। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और एक लाइक, क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर कल और आपको रीजनिंग और कंटिन्यू इसी चैनल पे आपको जो है क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए, और आप देखिए मैं बता दूं, इसमें आपके लूसेंट जीके भी मैं लगातार करा रहा हूं। जो आप जानते हैं लूसेंट जीके आपकी एक ऐसी बुक है जहां से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लूसेंट बुक अगर आपकी तैयार है तो आप वहां से एग्ज़ाम करेक्ट कर सकती है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।